हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे यूटीज आने वाले हैं, तो सर फॉर्म्स एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पे वीडियो बना दो बहुत जल्दी से, बिकॉज हमारे यूट्यूब स्टार्ट ही होने वाले हैं। सो बच्चा, मैं आ गया हूँ क्लास 11 के फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग समझेंगे कि भाई गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। एंड वी विल ट्राई कि उसको हम बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे हम क्लैट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से उसको समझे हम एग्जांपल से, और फिर उसको हम अपने एग्जामिनेशन में, अपने 11th के यूटी में, अपने 11th के फाइनल्स में, हाफ ईयरली में, उनको अपने तरीके से अपने अच्छे वर्ड्स में लिख करके आए। सो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी भाई। सो फॉर्म्स एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सो बच्चा, जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप मुझे टाइम दीजिएगा 25 मिनट्स का। विद इन 25 मिनट्स यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, कि इस पूरे चैप्टर में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट। अब भाई, गवर्नमेंट क्या होती है। सो बच्चा, जो इसमें डेफिनेशन दी हुई है गवर्नमेंट की, वो क्या दी हुई है। गवर्नमेंट इज अ, जस्ट अ मिनट बेटा। मैं इसको थोड़ा सा और साइड ले आता हूँ। इज क्लियरली विजिबल, वेरी गुड। सो गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी through which the state makes, implements, and enforces law. It functions through different institutions, each performing specific responsibilities. बच्चे, मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। बेटा, कंट्री को चलाने के लिए लॉ बनाना भी पड़ेगा, लॉ को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, एंड चेक एंड बैलेंसेस को ध्यान में रखने के लिए लॉ को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, लॉ को रिव्यू भी करना पड़ेगा। और इन मल्टीपल ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। फिर उन्होंने क्या बोला, सेपरेशन ऑफ पावर। सुनो बच्चा, मेनली जो सेपरेशन ऑफ पावर है बेटा, गवर्नमेंट तीन भागों में डिवाइड है। आपका लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और जुडिशरी ब्रांच। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा, अगर हम समझना चाहें कि भाई इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो बेटा एक काम करते हैं, इसको भी हम साइड में थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चा, गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस हैं। कौन सा भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम समझे कैसे इसको। अब देखो ना बेटा, मान लो कि लेट्स एग्जांपल कि आपको मोमोज पसंद है, आपको मोमोज पसंद है, एग्जांपल लेते हैं इसका। जिसको नहीं पसंद है बेटा, फिर भी आप एग्जांपल तो समझिएगा। बेटा, आपको मोमोज पसंद है। अब आपने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, कि ऑर्गन ने बोला कि आज से सभी को सिर्फ एक प्लेट मोमोज मिलेगी। कितनी प्लेट, एक प्लेट मोमोज की मिलेगी भाई। अब ये लॉ बनाएगा कौन, ये कौन लिखेगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा कि भाई आज से मोमोज की बहुत शॉर्टेज हो गई है, तो अब सिर्फ एक प्लेट मोमोज ही मिलेंगे। जैसे बच्चा, अभी पेट्रोल के बारे में आप अपने एग्जामिनेशन में कैसे करोगे कनेक्ट, पेट्रोल से। ठीक है। अब बच्चे, गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, बस उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा भाई। अब गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ने बोला कि आज से सबको एक प्लेट मोमोज ही मिलेगा, बट ये इंफोर्स कौन करवाएगा, इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, इसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा। सो बच्चा, एग्जीक्यूटिव, कि भाई सभी लोग एक प्लेट मोमोज ही ले रहे हैं ना, कोई दो तो नहीं ले रहा, कोई ब्लैक में तीन तो नहीं ले रहा। ये सब कौन इन्फोर्स करवाएगा, ये सब कौन देखेगा। कौन देखता है बच्चा,
एग्जीक्यूटिव देखता है। बट भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, भाई जो बच्चे हैं बहुत होशियार बच्चे, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर लॉयर्स बनने वाले हैं, इन्होंने कहा, गवर्नर लेजिस्लेचर ने बोला है एक प्लेट मोमोज, ये इतनी बड़ी प्लेट लाके पहुंच गए कि भाई लो एक प्लेट मोमोज दे दो। बेटा अब यहां पे ध्यान दीजिए। अब जब आप एक प्लेट इतनी बड़ी लेकर के पहुंच गए, तो अब हमें ये कौन समझाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन प्लेट मोमोज? उसको कौन समझाएगा उस लॉ को कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन प्लेट? बेटा ये काम करती है जुडिशरी, लॉ को इंटरप्रेट करना। क्या करना? लॉ को इंटरप्रेट करता है। कौन करता है? जुडिशरी करता है। सो लेजिस्लेचर का काम है लॉ को फ्रेम करना, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है बच्चा लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, इन्फोर्स करवाना। एंड जुडिशरी का काम होता है कि हमें समझाना कि वो लॉ का मतलब क्या है, और उस लॉ को इंटरप्रेट करना, उसका जुडिशियल रिव्यू करना कि कहीं ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लॉ? बेटा जुडिशरी इज मेनली टू इंटरप्रेट द लॉ। जुडिशरी का मेन काम क्या होता है? लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को समझाना कि भाई इस लॉ का मतलब क्या है। ओके, तो बच्चा हमने तीनों ऑर्डर्स को समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई समझ गया हूं तो तुरंत ही लिख दो एग्री। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो बच्चा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेटा हम जब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो मोनार्की आती है, अरिस्टोक्रेसी आती है, डिक्टेटरशिप आती है, और डेमोक्रेसी आती है। मेनली बच्चा आपकी जो लीगल स्टडीज की क्लास 11 की बुक है, उसमें वो चार फॉर्म्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के। भाई मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, और डेमोक्रेसी। सो बच्चा अब इन चारों फॉर्म्स को पढ़ लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा भाई गवर्नमेंट कितने कितने टाइप की होती है। ओके, सो तुरंत ही इसको आगे बढ़ते हैं। मोनार्की। बेटा मोनार्की का मतलब ये समझिए बेटा कि जो कंट्री में लॉ गवर्न हो रहा है, जो कंट्री पूरी गवर्न हो रही है, उसको कोई किंग या क्वीन गवर्न कर रहे हैं। कौन? या तो कोई किंग या कोई क्वीन, ये गवर्न राजाओं के हाथ में जो पूरी बेटा एक पावर है कंट्री को रूल करने की, कंट्री पे टैक्सेस लगाने की लोगों के ऊपर, कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ, डिफेंस, ईच एंड एवरीथिंग, जो पूरी पावर है किसके पास है? किंग या क्वीन के पास है। और बेटा इस टाइप की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं मोनार्की, या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप बेटा ये वर्ड यूज कर सकते हो, आपके लिए अच्छा वर्ड रहेगा, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चा एब्सोल्यूट मोनार्की, और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बेटा एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि पूरी पावर किसके पास में होती है? भाई किंग के पास में, क्वीन के पास में, सब कुछ वही गवर्न कर रहे हैं। बट वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है बेटा कि किंग एंड क्वीन बस कहने को, ऑन पेपर वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट जो पूरी पावर है वो गवर्नमेंट के पास में होती है। जो पावर होती है उसके पास होती है गवर्नमेंट के पास। मोनार्क इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, सिर्फ कहने को है, बट रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा आप समझ लीजिए अपने ब्रिटिश को उस टाइम पे, यूके, जापान ऑल्सो, भाई वहां पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कि वहां पे किंग एंड क्वीन है, बट दे आर ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो पूरी गवर्नमेंट को रूल किया जा रहा है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो रहे हैं, वो सब कौन चला रहा है, उस पर कौन रूल कर रहा है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है बेटा वो रूल करती है। सो एब्सोल्यूट मोनार्की
मतलब सब पूरी पावर किसके पास है? किंग एंड क्वीन के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब बेटा क्या हुआ कि जो आपके किंग एंड क्वीन है वो क्या है? वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। जो रियल पावर है वो किसके पास में है? वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, जैसे चाहे तो एग्जांपल दे रखा आपको, हमने बात की यूके की भी, वहां पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की है बेटा, वहां पे कोई इलेक्टेड फॉर्म गवर्नमेंट नहीं होती। जापान को बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी अपने एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है बेटा? जो बेस्ट रहेगा उसी के पास पावर है, जिसके पास ताकत है वही रूल करेगा। और कहीं ना कहीं ये जनरल का रूल नहीं है कि जिसके पास ताकत है वही रूल करेगा। अरिस्टोक्रेसी पर जब पूरी गवर्नमेंट को एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रन कर रहे हों, एलीट क्लास, जब गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रन कर रही होती है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट क्लास है जो पूरी कंट्री को रन कर रहा है। आपने बेटा, मैं आपको सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ाऊंगा एंड देन आई विल आस्क यू कि इंडिया में आपको क्या लगता है कि ऑन पेपर किस टाइप की गवर्नमेंट है और रियल में क्या गवर्नमेंट है? उसका आंसर मैं आपको देने वाला नहीं हूं। आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे कि भाई ऑन पेपर सर मुझे गवर्नमेंट ऐसी लगती है बट इन रियल गवर्नमेंट ऐसी है। ठीक है, थोड़ा अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? अरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which political power is based in the hands of small privileged group of people। जिसके पास क्षमता होगी, जिसके पास दम होगा, जो बेस्ट होगा, बेस्ट विल रूल। हमेशा बेटा वही रूल करेगा जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास, और ताकत की बात सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं है, मानसिक ताकत, आर्थिक ताकत, मेंटल पावर, इकोनॉमिक पावर, वेल्थ, वो रूल करेगा। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? रूल बाय स्मॉल एलिट ग्रुप, रूल बाय स्मॉल एलिट ग्रुप्स। बेटा वो वेल्थ में भी होता है, नोबिलिटी में होता है, एजुकेशन में भी और मिलिट्री में भी। किसी भी, आई एम नॉट सेइंग कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही करेगा कि जिसके पास भाई बहुत ही रुपए की पावर है वही करेगा, नहीं। मे बी जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो कर सकता है, जिसके पास मिलिट्री है वो कर सकता है। सो अरिस्टोक्रेसी का बेटा आप ये समझिए, जो बेस्ट है वही रूल करे, जो बेस्ट है वही रूल करेगा। ये क्या होती है? अरिस्टोक्रेसी। ये बच्चा हमारे बैचेस के बारे में, जैसे आपको पता है कि टीसीआर अ ब्रांड बाय एनएलयू एलुमनस, जहां पे ईच एंड एवरी मेंबर, सभी लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एलुमनाई ही हैं। ईच एंड एवरी मेंबर, चाहे मैं हूं जो आपको लीगल पढ़ा रहा हूं, चाहे जो आपके लॉजिकल के फैकल्टी है, मैथ्स के फैकल्टी है, इंग्लिश के फैकल्टी है, जीके के फैकल्टी है, ईच एंड एवरी मेंटोर इज फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर बच्चा आप अभी क्लास 11th में आ गए हो, आप सभी को पता है बच्चा कि जो एग्जाम होता है क्लैट एग्जामिनेशन, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है। मतलब फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को आपका क्लैट एग्जामिनेशन होता है। सो बेटा जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी को अपनी क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं। इफ यू आर एमिंग फॉर AIR 1, AIR 2, AIR 3 और बेस्ट AIR, टॉप AIR, ऑल इंडिया रैंक्स। सो बच्चा हमारे सभी बैचेस अभी ओपन चल रहे हैं, क्लास 11 के बैचेस, क्लास 12 के बैचेस। अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन के लिए या CUET एग्जामिनेशन के लिए या IP मैट एग्जामिनेशन के लिए, अगर बेटा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो बच्चा आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9220761399। भाई ये नंबर आगे भी आपको स्लाइड में मिल जाएगा। बेटा आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मुझसे बात करनी है, आप टीम से बोलिए कि भाई शिवम सर से बात करा दीजिए एक बार, फॉर श्योर टीम मुझसे बात करवाएगी आपकी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर फ्यूचर, कि सर करंटली आई एम क्लास 11th, मैं भी ये कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ, मेरी ये स्ट्रीम है, मेरे पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। बच्चा यकीन मानिए इंडिया में कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम
राइट पाथ ही नहीं चूज करते। बेटा हमारी स्ट्रेंथ कुछ और है, हमने चूज कुछ और कर लिया है। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग हम कोर्सेज को चूज नहीं करते। हम कोर्सेज को चूज कर रहे हैं भीड़ के अकॉर्डिंग, हम कोर्सेज को चूज कर रहे हैं अपने फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग नहीं। बच्चा आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग ही अपने कॉलेजेस के कोर्स को चूज करना चाहिए। अगर आपने लीगल स्टडीज लिया है देन फॉर श्योर आपका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन क्लैट एग्जामिनेशन की तरफ होगा। एंड बच्चा इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट एग्जामिनेशन बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई गॉट AIR 81 और इस बार दिस ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 इन एलेक्ट 2026 आर्यन JB सिंह ही इज आर स्टूडेंट। सो बच्चा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्लैट एग्जामिनेशन का। तो जो मैं समझता हूँ क्लैट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड योर एप्टीट्यूड, कि आप समझते कैसे हो। हमें हर चीज समझनी है बेटा, रटना कुछ भी नहीं। रटने से कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। ठीक है। अगर बच्चा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग फ्लाइट एग्जामिनेशन, CUET एग्जामिनेशन या IP मैट, तो आप बेटा दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर श्योर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, बहुत जल्दी आपकी बात मुझसे हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर बच्चा आप चाह रहे हो क्लैट एग्जामिनेशन में या CUET एग्जामिनेशन में डेमो क्लास लेना, या फिर बच्चा आप चाह रहे हो इनरोलमेंट लेना, तभी आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और TCR फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है। कम टू द पॉइंट, डिक्टेटरशिप। जब बेटा हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप तो एक ही नाम मन में सभी क्या आता है, हिटलर। मन में नाम आया कि नहीं भाई? हिटलर का नाम मन में आता है, हिटलर। भाई डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पॉलिटिकल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। भाई एक आदमी के पास, जैसे अभी बेटा आपके मन में एक पॉलिटिकल पर्सन याद आ रहा होगा जो नॉर्थ कोरिया से है। आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जब किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर होती है बेटा, तो वहां पे क्या होती है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेट करना कि ये काम करो। एक पर्सन डिक्टेट करता है पूरी कंट्री को कि पूरी कंट्री में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। पूरी कंट्री को एक पर्सन रन कर रहा है या फिर एक बहुत स्मॉल ग्रुप रन कर रहा है, बच्चा उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं बच्चा, रूल बाय वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप, पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड थ्रू फोर्स और मिलिट्री टेक ओवर। वह इसको मिलिट्री को बोलते हैं। रेफरी लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम्स। मतलब बच्चा ये आपकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको बेटा इनको नोट कर लेना चाहिए। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है। और बच्चा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करिएगा, फॉर श्योर हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपको ये पूरी PDF आपको हम सेंड कर देंगे। डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पीपल। मतलब बेटा जो कंट्री के लोग होते हैं वो कंट्री की हालत को, कंट्री के लॉ को, कंट्री को, कंट्री में एग्जीक्यूटिव पावर को, लेजिस्लेटिव पावर को, जुडिशियल पावर को कंट्री के लोग डिसाइड करते हैं। या फिर आप ये समझिए कि जो सुप्रीम पावर है, जो पॉलिटिकल सुपरमेसी है लाइज विद इन द पीपल। जो पॉलिटिकल सुपरमेसी है कि भाई अब मान लो कोई एक हेड बैठा हुआ है कंट्री का, उस हेड को वहां तक पहुंचाया किसने, तो लोगों ने। अगर लोगों ने बेटा चुन के पहुंचाया है तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। अगर कोई हेड बैठा हुआ है किसी कंट्री में और लोगों ने उसको चुन के पहुंचाया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है। Citizens either directly participate in the decision making or elect their representatives to govern on their behalf। एंड डेमोक्रेसी में बेटा बात होती है इक्वलिटी की, बात होती है लिबर्टी की, बात होती है रूल ऑफ लॉ की, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चा, पावर लाइज विद द पीपल।
या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाई सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मेमोरेंडम से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में कोई लॉ लेकर के आना है, तो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी। एक मेमोरेंडम, एक फॉर्म सर्कुलेट होगा, हम लोग उस पर अपने वो ओपिनियंस देंगे, सब कंट्री के लोग ही डिसाइड करेंगे कि भाई कंट्री में कौन सा लॉ आना है, कौन सा लॉ नहीं आना है। जैसे बच्चा आपका स्विट्जरलैंड। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चा? कि जो उस कंट्री के लोग होते हैं, कंट्री के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई तुम जाओ हमारी बात को उठाओ जा करके, आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, हम लोग आपको इलेक्ट करके भेज रहे हैं वहां पे जहां पे लॉ बन रहा है, कि आप जाइए हमारी प्रॉब्लम्स को रेज करिए। बट क्या सच में ऐसा होता है? आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता है, आई एम जस्ट आस्किंग। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बच्चा हमने समझ लिया था। लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी। ये आपके मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं। ये क्या है आपके मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बच्चा लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? टू मेक द लॉज, टू अमेंड द लॉज। एग्जीक्यूटिव का टू इंप्लीमेंट एंड इंफोर्स द लॉज। एंड जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉज। मोमोज वाला एग्जांपल याद रखना पक्का बेटा, एग्जाम हॉल में अपने वर्ड्स में, अच्छे राइटिंग्स में एक परफेक्ट एग्जांपल लेकर के आप उसको लिख पाओगे। ठीक है बेटा। अब लेजिस्लेचर क्या फंक्शन करता है बेटा? लॉ बनाता है। आपके जितने भी टैक्सेस का काम होता है, जितने भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि किस सेक्टर को कितने रुपीस देने हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है बच्चा। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है हम सभी को। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ये सब कौन करता है बच्चा? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, इसको हम बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझ चुके हैं, तो बेटा हमें अब समझने में ज्यादा इजी रहेगा। एग्जीक्यूटिव क्या करता है बच्चा? लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एडमिनिस्टर करता है बच्चा, पॉलिटिकल फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। बच्चा ये सब काम कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, इसका मतलब क्या है बच्चा? कि जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, वो सब किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ना कि लेजिस्लेचर का पार्ट है वो। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। भाई ये काम क्या होता है? कि अगर मैंने बोल दिया कि एक प्लेट मोमोज मिलेगी, अब उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करेगा, संभालेगा कौन? एग्जीक्यूटिव। एंड वेलफेयर फंक्शन, कि बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने से क्या होगा? वेलफेयर होता है, तो वेलफेयर फंक्शन भी कौन देखता है? हमारा एग्जीक्यूटिव जो हमारी होती है ऑर्गन, वो देखती है। फिर बच्चा हम बात करते हैं जुडिशरी की। जो बच्चा जुडिशरी के फंक्शन क्या होते हैं? इंटरप्रेट द लॉज, लॉज को समझाना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लॉ। जैसे बेटा हम बात करते हैं जब हम आईपीसी में जाते हैं, आईपीसी में डाउरी डेथ का प्रोविजन है 304 बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट, 304 बी डाउरी डेथ। तो बच्चा वहां पे लिखा हुआ है सून बिफोर, सून बिफोर द डेथ ऑफ द डिजीज पर्सन, सो एंड सो थिंग्स। सो जब सून बिफोर का मतलब समझ नहीं आ रहा था, सुनने में क्या लग रहा है? सून बिफोर मतलब जस्ट उसके पहले। बट नहीं बेटा, जुडिशरी ने बोला यहां पे सून बिफोर का मतलब टाइम से तो है ही नहीं। यहां पे सून बिफोर का मतलब मेंटल से है, उस ट्रॉमा से है। मेंटल से है, उस ट्रॉमा से है। सो बच्चा जो हमारे लॉ के वर्ड्स हैं, उनको समझाना, उनको इंटरप्रेट करना सही तरीके से, जिससे जस्टिस सर्व हो पाए, वो काम कौन करता है? जुडिशरी करती है बच्चा। हमारे राइट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। कि अगर बच्चा हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल में जाते हैं? आर्टिकल 32। और बच्चा हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में जाते हैं? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, कि हाई कोर्ट में हम किस आर्टिकल के अंदर जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में। जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। भाई अब कोई भी लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, अब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो पता होना चाहिए। वरना भी मान लो अपने मन से बना दे कुछ लॉ, है कि नहीं? जब बेटा हम पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, आपको याद होगा, कामेश्वर प्रसाद से लेकर के गोब्रम आते हैं, ये आपका शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, फिर आपका गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती। वहां पे आप देखिए, वहां पे आपको जुडिशियल रिव्यू का बहुत बड़ा स्कोप दिखता है।
एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर भाई मेरे और आपके बीच में मान लीजिए देयर इज अ पर्सन एक्स, देयर इज अ पर्सन वाई, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कोई केस आ गया है, तो चल उसको रिजॉल्व कौन करेगा? हमारा जुडिशरी करता है। ओवरलैप बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स और अमंग द थ्री ऑर्गन्स, यहाँ पे अमंग होना चाहिए, ओवरलैप अमंग द थ्री ऑर्गन्स। बच्चा ये थ्री जो तीन के तीनों ऑर्गन्स हैं बच्चा, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ये आपस में अलग अलग है बेटा, सबके पास खुद की एक सेपरेट पावर है, बट वो जो पावर है वो उन्हें हमेशा दूसरे के इनलाइन में करनी पड़ती है। मतलब जो लेजिस्लेटिव के पास पावर है बेटा, वो ऑलरेडी इट शुड बी इन लाइन विद द एग्जीक्यूटिव, एंड जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं ये हमेशा इन लाइन में होंगे लेजिस्लेचर के। मतलब बेटा ये एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के साथ ही काम कर सकते हैं, इनकी पावर सेपरेट है बट ये आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। एक दूसरे जो जो दो ऑर्गन्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? हारमोनी बिठाते हैं। एंड बच्चा इन दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस का काम कौन करता है? चेक एंड बैलेंसेस। कि भाई जो एग्जीक्यूटिव ने जो एक्शन लिया है, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ने लाठी चार्ज कर दी, तो क्या वो एक्शन सही है? लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, क्या वो लॉ सही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये सब कौन देखता है? चेक एंड बैलेंसेस। भाई जरूरी है ना, अगर बेटा चेक एंड बैलेंसेस होगा ही नहीं तो फिर लोग अपने मन से काम करना स्टार्ट कर देंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो देयर मस्ट बी अ चेक एंड बैलेंसेस। वो कौन करता है? हमारा जुडिशरी करता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यहां बेटा आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। अब बेटा इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आते हैं जो आपके यूटी में आने वाले हैं, बच्चा अगर आपको नंबर नोट करना हो तो आप यहां से नंबर ले सकते हो बच्चा, अगर आपको नंबर चाहिए। सो बच्चा जो अब आपके यूटीज आने वाले हैं बेटा, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है अपनी यूटी की, और हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चा कि आपके यूटी एग्जामिनेशन, और यूटी नहीं तो बच्चा हाफ ईयरली से पहले पूरी सीरीज को अपलोड कर दें। उसके बाद में फिर बेटा हम जाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, और जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे भी रहेंगे। एंड वी विल ट्राई कि हम आपकी पूरी सीरीज को आपके एकेडमिक एंड आपके क्लैट एग्जामिनेशन दोनों के इन लाइन में चलाएं, तो उससे क्या होगा? आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।